हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और हम ये जो क्लास है तुम्हारा ऑनलाइन मोड में ले रहे हैं एंड होपफुली वी विश कि जल्दी से तुम्हारा ऑफलाइन क्लास शुरू हो। तो इस क्लास में मैं जितना भी पढ़ाया तुम लोगों को अभी तक उसका एक क्विक रिवीजन देना चाहूँगी बिकॉज काफ़ी दिन हो गए हैं क्लासेस लगे हुए। सो अ क्विक रिवीजन इज़ मैंडेटरी। ओके, सो द चैप्टर वी वर स्टडिंग वॉज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये हम चैप्टर स्टार्ट किए थे, तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर था। इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी थी अभी तक, एक उसका ओवरव्यू रहेगा और क्या क्या सिलेबस में रहता है उसका ओवरव्यू रहेगा। ठीक है, इनिशियली वी स्टार्टेड विद मैटर। ठीक है, मैटर की क्लासिफिकेशन की थी, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन की थी एज डिस्कस्ड इन क्लास। देयर आफ्टर वी स्टडीड अबाउट मेजरमेंट यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट था, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशन एनालिसिस का पोर्शन भी डिस्कस नहीं किया था, थोड़ा सा दैट आई डिस्कस समवेयर इन क्लास। ठीक है, ये सब पढ़ा था। देयर आफ्टर वी स्टडीड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हम सब लॉज क्लास में पढ़े थे। देयर आफ्टर द लास्ट टॉपिक वी स्टडीड इन दी ऑफलाइन क्लास वॉज द डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अभी जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, इसके अंदर ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। देयर आफ्टर मोल कंसेप्ट। ठीक है, जो भी ये तुम्हें टॉपिक दिख रहा है ये तुम्हारा सब अभी रहता है। ठीक है, दैट विल रिज्यूम इन अवर ऑफलाइन क्लास एंड होपफुली बहुत जल्दी तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक डेफिनेशन दैट इज़ केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या कह रही थी कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या करती है, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और मैटर के बीच के इंट्रैक्शन को स्टडी करती है। ठीक है, क्लास में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया था कि केमिस्ट्री क्या है। सिंपल सी बात है कि ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें तुम कॉम्पोजिशन के बारे में कि किस चीज़ से बनी चीज़, क्या उसमें कॉम्पोजिशन है, क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट चीज़ें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और आपस में वो कैसे इंट्रैक्शन दिखाती हैं किसी मैटर में, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली केमिस्ट्री क्या रहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस और क्या करता है, आपस में डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस को इंटर रिलेट करता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैटर। मैटर जैसे तुम बहुत अपनी 9-10 की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि मैटर बहुत मतलब प्रोमिनेंट वर्ड है। ठीक है, और अगर मैटर को बोलना चाहे तो मैटर वो चीज़ है जिसके पास क्या होगा, मास होगा। मास के साथ साथ वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा किसको, स्पेस को। ठीक है, समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक पेंसिल विल बी हैविंग अ मास एंड इट विल बी ऑक्यूपाइंग अ स्पेस। ठीक है, सो दैट्स अ मैटर। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम जिस भी पेन कॉपी पे लिख रहे हो इस समय वो भी मैटर है। ठीक है, यू कैन सी मैटर इन योर सराउंडिंग, राइट, इन डिफरेंट फॉर्म्स। अपनी सराउंडिंग में तुम मैटर को देख सकते हो। दूसरा क्या इसमें रहता है कि विच कैन बी फेल्ट बाय अबव 5 सेंसेस इज कॉल्ड मैटर आएगा, सॉरी यहाँ पे ना। ठीक है, लेट मी करेक्ट हियर। ठीक है, तो मैटर क्या है, मैटर वो है जिसका क्या हो, मास हो और क्या हो, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और क्या हो, जिसको हम अपनी कोई भी 5 सेंसरी ऑर्गन से फील कर पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, आई डिस्कस इन द क्लास की कैसे कैसे चीज़ें रही थी, कैसे कैसे इनको हम सेंस कर रहे थे। ठीक है, आफ्टर दैट मैटर की हमने 2 क्लासिफिकेशन की थी। एक क्लासिफिकेशन थी फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक थी केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने ये बोला था कि जो भी चीज़ हम क्या करेंगे, अगर फिजिकली देख के बता दें कि वो कौन सी स्टेट में है तो उसको क्या कहा गया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ऐसा देखो, फिजिकल से नाम से ही पता चल रहा है। जैसे तुम्हें मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि व्हेन वी डिस्कस सम वन फिजिकली, वो कैसा दिखता है, क्या स्टेचर है उसका। ठीक है, तो दैट समथिंग अबाउट इन केस ऑफ मैटर एज वेल, जहाँ पे हम देख के बता देंगे कि मैटर का क्या स्टेट रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखा था हमने, 3 क्लासिफिकेशन देखी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि देख के बता देंगे, अगर सॉलिड होगा तो हमें दिख जाएगा भाई दिस इज गोइंग टू बी सॉलिड, दिस इज गोइंग टू बी लिक्विड, एंड गैस को तो यार हम फील कर लेते हैं। ठीक है, सॉलिड का क्या डेफिनेशन रहा था कि सॉलिड उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसमें क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा और डेफिनेट शेप होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड एक्स्ट्रा, इन सब में क्या था कि इनकी शेप डेफिनेट थी और क्या था, इनके वॉल्यूम भी क्या थे, डेफिनेट थे। ठीक है, करेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो सिंपल सी बात है, इसको इमेजिन कर लो, मतलब एक कॉमन सेंस की बात भी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आ जाती है कि सबसे ज़्यादा क्या होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी
हाईएस्ट होने की वजह से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में क्या आ जाएंगे बेटा, पास पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो जो उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। दैट्स वाई जो सॉलिड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में होने की वजह से उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम आ जाता है और एक डेफिनेट शेप आ जाता है। करेक्ट, ये तुमने बहुत अपनी क्लासेस 9, 10 प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक जस्ट ओवरव्यू चल रहा है। सिमिलरली अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या रहता है, यहाँ पे तुम्हारा एक डेफिनेट वॉल्यूम तो रहता है बट एक डेफिनेट शेप नहीं रहता है। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर तुम्हें मैं एक ग्लास दे रही हूँ, एक तुम्हें मैं कुछ इस टाइप का कंटेनर दे रही हूँ, अगर तुम इसमें 200 ml क्या करो, पानी डालो, वॉल्यूम तो दोनों में सेम रहेगा बट इसमें क्या करेगा, वो एक स्क्वायर टाइप शेप ले लेगा और इसमें कुछ ऐसा शेप ले लेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट एक डेफिनेट शेप नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड सब्सटेंस लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल, मर्करी, अल्कोहल एटसेट्रा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो कंपैरिजन में किसके, सॉलिड में, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होते हैं। दैट्स वाई दे आर विस्कस टाइप ऑफ फ्लूइड होते हैं। समझ आ गई बात की। ठीक है, देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट इज, इट इज लेसर देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड्स। एंड लास्टली वी आर हैविंग दिस गैस। ठीक है, गैस में गैस में तुम्हें बताया था, एक अगरबत्ती के एग्जाम्पल से बताया था। ठीक है, कि कैसे कैसे तुम उसको इमेजिन कर सकते हो, और विंड के एग्जाम्पल से बताया था। तो गैस क्या है, गैस एक सब्सटेंस, मतलब एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, सबसे 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 लीस्ट होती है। जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर 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 होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बिल्कुल पास नहीं आते। ठीक है, इसकी वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं। ठीक है, और जिस भी इसमें वैसे सेम इसमें जिस भी वैसे में डालोगी उसका वो क्या करेगी, उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल H2O2, CO2 एटसेट्रा। ठीक है, ओके। एंड इसको समझने के लिए एक इजी उसमें समझने के लिए हम किसको इमेजिन कर लेते हैं, वाटर को। वाटर की जो सॉलिड स्टेट है दैट इज़ आइस। ठीक है, ओके। व्हेन तो जब ये मेल्ट हो जाता है तो ये क्या बनता है, लिक्विड बनता है, दैट इज़ वाटर। एंड व्हेन इट इवेपोरेट्स इट फॉर्म गैसियस स्टेट, दैट इज़ वाटर वेपर। ठीक है, करेक्ट, ओके। एंड वन मोर थिंग दैट वाज डिस्कस वाज दैट कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं ये क्या होती है, इंटर कन्वर्टिबल होती हैं बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ तुम्हें नॉर्मली दिख जाएंगी कि ये इंटर कन्वर्टिबल, जो इंटर कन्वर्जन है, सॉरी, जो इंटर कन्वर्जन रहता है वो क्या होता है, कुछ तो उनमें नॉर्मली दिख जाता है, जैसे रेन ये वेपोरेशन होना, ठीक है, कंडेंसेशन होना नॉर्मली। कुछ होता है जो लैबोरेटरी में चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ठीक है, लेट्स लाइक डोंट गो दैट मच डीप इनटू ऑल दिस थिंग्स, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक डायग्राम बनाई है। ठीक है, अगर तुम्हें गैस से क्या करना है, लिक्विड स्टेट में जाना है तो क्या करते हो, कंडेंसेशन करते हो। ठीक है, और वही लिक्विड से अगर गैस में आती है वेपोरेशन होती है, तुम नेचर में भी देखते हो। सिमिलरली अगर लिक्विड से तुम्हें सॉलिड जान तो क्या करते हो, मॉलिक्यूल्स को पास पास लोगे, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर फ्यूज़ बोलते हैं कि फ्यूज़ कर दिया, कोई चीज़ को पास ले आए, दैट इज़ फ्यूज़। और फ्यूज़ से वर्ड आया है फ्यूजन। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर तुम्हें सॉलिड से लिक्विड जाना है तो तुम क्या करते हो, मेल्टिंग करते हो। यहाँ पे तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर वाटर से सॉलिड जाए तो तुम फ्रीजिंग भी करते हो। फ्रीजिंग में भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फ्यूज़ होते हैं, पास पास आते हैं। सिमिलरली अगर गैस से तुम्हें सॉलिड जाना है तो तुम क्या करते हो, डिपोजिशन। यहाँ पे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताई थी, अगर तुम किसी ठंडी एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, एक शीट मिलती है फ्रॉस्ट की विंडो पेन्स पे। एंड आई एक्सप्लेन्ड ऑल दैट थिंग, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, रिमेंबर दैट थिंग कि क्या बताया था क्लास में। सिमिलरली अगर तुम्हें सॉलिड से गैस जाना है, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, डायरेक्ट जाना हो, कौन सब्लिमेशन इज दैट कि अगर तुम सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जा रहे हो, जो लिक्विड वाला स्टेट है उसको बीच में एग्जिस्ट नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गॉट इट, क्लियर। ठीक है, ओके। अब इसमें देखा जाएगा, इसका अगर हम ऑर्डर बनाएं तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, फिर लिक्विड में, एंड देयर आफ्टर इन गैसियस स्टेट। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या किया था, ये ग्रुपिंग है किसकी, सब्सटेंस की, बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है,
मतलब इसमें अब वही है, केमिकल वर्ड आ गया तो केमिस्ट्री वेमिस्ट्री रिलेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है कि क्या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्या कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, कैसे पार्टिकल्स हैं वो बने हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बेस पर हम इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। ठीक है, इसको समझते हैं अब, क्योंकि हम प्योर सब्सटेंसेस में क्या करेंगे, इनके कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, और क्या होता है मिक्सचर में हम क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगी उसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस में अगर हम आए तो क्या कहते हैं, अगर एक मटेरियल है, अगर उसमें एक ही तरह का सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट सब्सटेंस कुड बी एटम और मॉलिक्यूल, देन जो ये प्योर सब्सटेंस है उसको मतलब अगर हमारे पास एक मटेरियल है, अगर उसमें एक ही तरह की, जैसे इससे समझते हैं, ये एक डायग्राम बनाई है, अगर इसमें ये हमने एक बॉक्स लिया, उसमें मैंने सर्कल 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 बनाए हैं, इसमें क्या है एक ही तरह के सर्कल हैं। ठीक है, अगर इस सर्कल में मैं एक ट्राइंगल ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इट वोंट बी प्योर एनी मोर। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, एक मटीरियल दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और जो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं इनको तुम सिंपलर सब्सटेंस में फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, हमें कुछ केमिकल मेथड लगाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर H2O ले रहे हैं तो H2 में तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, जिसमें वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में चले जाता है, H2 और O2, क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये केमिकली ही सेपरेट हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि तुम हाथ डालो और H को अलग निकालो और ऑक्सीजन को अलग निकालो। ठीक है, ओके तो प्योर सब्सटेंस में जो हमारी फर्दर क्लासीफाई होते हैं, एक तो एलिमेंट में क्लासीफाई होते हैं और एक कंपाउंड में क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट में तुम सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्स्ट्रा लेते हो, और कंपाउंड में HCl, H2O, CO2 और जैसे ही है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि एलिमेंट में क्या होगा, एक ही तरह का एटम्स होंगे। कंपाउंड में क्या है, तुम्हारे ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स बोलो जिनको, जिनकी एक फिक्स्ड रेशियो होगी। आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन आगे जाके कैसे अनफोल्ड होती है। एलिमेंट में क्या है, तुम्हारा प्योर सब्सटेंस होता है, हाँ हमने देखा उसकी कैटेगरी तो है एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की, जिसमें तुम्हारा ओनली वन काइंड ऑफ एटम होता है। ठीक है, जिसमें तुम्हारा एक ही तरह का एटम होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट। इसको हमने क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स में। ठीक है, वी हैव क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये तुमने क्लास 10th में भी क्लासिफिकेशन देखी थी। पहली आती है मेटल, देन नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इन सबकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, दैट्स वाई हम इस, और लेकिन होता क्या इनमें, एक ही तरह का एटम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया एलिमेंट को फर्दर, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, ओके देर आफ्टर कंपाउंड आता है। कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ये भी एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट या फिर एटम्स होते हैं विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। मतलब अब क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट से, एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो पास आएंगे और क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और जो ये मॉलिक्यूल हैं किसी सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में फिक्स्ड रेशो में होते हैं। ठीक है, इवन बाय वेट एंड which can be decomposed into simpler substances by a suitable chemical method। ठीक है, समझ आ रही है बात की। ठीक है, सो इसमें क्या है, तुम्हारा जो ये प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड है वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दैट्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसमें तुम्हें मैंने बताया था कि अगर तुम H2 लेते हो, O2 लेते हो, तुम्हारा H2O बनता है। ठीक है, तुम्हारे ये दोनों क्या है, ये दोनों तुम्हारे पास गैस है, और H2O क्या है, ये लिक्विड है। तो जो इसकी प्रॉपर्टी होगी H2O की, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल H2O एंड ऑक्सीजन से क्या होगी, इंटायरली डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, ये तुम्हारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, वही बात लिखी है कि when 2 or more atoms of different element is combined, the molecule of a compound is obtained। ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये H2O है। ठीक है, इसमें सिंपल से बताया कि ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, इससे क्या बना, तो एक तुम्हारे कंपाउंड बने। इस डायग्राम को इतना ध्यान से मत देखो, जितना बोला उतना करो, और इसको देखो, नाउ ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जो कंपाउंड है वो किससे बनता है, मॉलिक्यूल। हाँ, ये चीज़ देखो, एलिमेंट में हम एटम्स देखते हैं, तो कंपाउंड में हमारे कौन आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, जिनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और देखो ये बोला फिक्स प्रोपोर्शन होता है, रेशो होता है बाय वेट। तो वाटर का फॉर्मूला कहीं भी चले जाओ H2O ही रहेगा, इट वोंट बी H3O2। समझ आ गई बात की। ठीक है, एंड देन योर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, तुम्हारे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं जिनको हमने फिजिकली कंबाइन किया होता है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट केमिकली बॉन्डेड। ऐसे कोई केमिस्ट्री के बॉन्ड नहीं बने होते,
ये तुम्हारी यूजली तुम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। इसमें एक एग्जांपल आती है होमोजेनियस और एक आती है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम एंड हेट्रो का होता है डिफरेंट। लेट्स अनफोल्ड ये कैसे डेफिनेशन निकल के आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर ले रही हूँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैंने ये ब्लू सर्कल से बताया और इसमें मैंने 1 स्पून ऑफ क्या डाल दिया बेटा, NaCl डाल दिया, इसको मैंने रेड से दिखाया। जैसे इसका मिक्सचर बनेगा तो कुछ कुछ वाटर के बीच में क्या आ जाएगा, NaCl के जो है ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे और ये क्या बना देंगे, तुम्हारा मिक्सचर बना देंगे। अब होमोजेनियस में क्या होता है, तुम्हारी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, कॉम्पोजिशन एकदम सेम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा है यहाँ पे कम है, इट इज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स करते हैं एक साथ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हमने यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन को कैसे समझा था, एक बहुत अच्छी एग्जांपल से क्लास में समझा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लीटर वाटर लेती हूँ, उसमें 500 ग्राम सॉल्ट डालती हूँ, 1 लीटर को हम 100 ml वाटर भी बोल सकते हैं, और 500 ग्राम सॉल्ट डाल रही हूँ, तो इसमें एक मैथमेटिक्स लगा के तो पर ml में तुम्हारा 0.5 ग्राम क्या होगा, सॉल्ट प्रेजेंट होगा। अगर थ्रू आउट तुम इसमें देखोगे, इसको 1 ml के पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक 1 ml के पार्ट में 0.5 ग्राम ऑफ क्या आएगा, NaCl आएगा। दिस विल बी द यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। समझ आ गई। और क्लास 12 में ही इन होमोजेनियस मिक्सचर को तुम सोल्यूशन कैटेगरी के अंडर पढ़ोगे। The mixture in which all components are present uniformly are called homogeneous mixture. Components of mixture are present in a single phase. Single phase मतलब अगर तुम इनको अपनी एक नेकेड आई से देखोगे तो तुम्हें थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या होगा, ये एक जैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर को हम डिजोल्व करते हैं तो हमें कोई ऐसा तो नहीं है कि सॉल्ट अलग दिख रहा हो और वाटर मतलब एक्सपोज, अगर 1 स्पून ले रहे हैं तो ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें, इसका बहुत ही मतलब कि इमेजिन करने वाला एग्जांपल ही है वाटर प्लस सैंड या वाटर प्लस ऑयल और ब्लड। ब्लड का मैंने तुम्हें समझाया था कि क्या रहता है, कहाँ पे कैसे इसकी कॉम्पोजिशन, दो इट अपियर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनियस, मैंने क्लास में तुमसे डिस्कस किया था। वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल एंड ब्लड, ये एग्जाम्पल आती है हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम से बनाई है, अगर तुम इसमें ये मिट्टी डाला है तो ऊपर लाइट दिख रहा है, नीचे के डार्क है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन तो सेम नहीं है, कॉम्पोजिशन भी सेम नहीं है तो इसमें एक सिंगल फेज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या निकल के आता है, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है, जिसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, कंपोनेंट्स ऐसे ही मतलब कि अलग अलग कॉम्पोजिशन में थ्रू आउट सोल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और इन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को हम किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। और फिजिकल मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल अगर तुम मिट्टी और पानी को फिल्ट्रेशन से सेपरेट करो तो मिट्टी जैसी है वो वैसी ही रहेगी, ठीक है, और पानी थोड़ा अच्छा और क्लीनर निकल जाएगा, मतलब उसमें H2 रहेगा, थोड़ा गंदा तो होगा बट उसको डिस्टिलेशन से फिर हम सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन अप्लाई कर लेंगे उसमें, ठीक है, ओके, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था और उनकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमने क्या किया था, हाँ, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। उनमें हमने 2 क्लासिफिकेशन की थी मैटर की, एक थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, एक थी केमिकल की बेसिस पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि फिजिकल में हम समझते हैं, फिजिकल वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको तुम मेजर या ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कलर है, कलर जैसा दिखेगा वैसा रहेगा, ऑर्डर जैसी होगी वैसी रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उसके ये चेंज नहीं होंगी किसी केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि अगर कलर जो था वो वही रहेगा जब मतलब इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। ऐसा मत बोलो कि आग लगाई तो फिर कलर चेंज हो गया तो वो ये ऐसे नहीं, ऑर्डर जो होगी वैसी रहेगी, एक मतलब प्योर स्टेट पे, समझ आ रही है, मतलब जिस ऑर्डिनरी कंडीशन में, ठीक है। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब तुम ये तब एग्जिस्ट करती हैं जब तुम्हारे उसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है, इंट्रैक्शन होती है, ठीक है, एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस की, ताकि वो एक न्यू सब्सटेंस बना सके। और ये तब भी ऑब्जर्व होती हैं जब तुम्हारी एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और इन्हीं की अब क्या करना है, इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम मेजरमेंट करते थे, ठीक है। और मेजरमेंट करने के लिए हम लोग आगे एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। और एक चीज़ और देख लो कि मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन केमिकल प्रॉपर्टी की अगर करनी हो तो हमें केमिकल चेंज चाहिए, फॉर एग्जांपल एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एक्स्ट्रा, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आया था टॉपिक मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमने ये बोला था कि हमें कुछ क्वांटिटीज़ चाहिए जो क्या कर सके, हमारी चीज़ों को मेजर कर सके, राइट, ये हमने पढ़ा था।
मेजरमेंट सिंपली सी बात है, किसी चीज़ को क्या करना है, नापना है। नापना जैसे हिंदी में बहुत वो प्रोमिनेंट वर्ड है, किसी चीज़ को मेजर करना है, ठीक है। हिंदी में नापना बोलते हैं, जो भी तुम्हें समझ आता है तुम उसको वैसे समझ लो। तो हमें कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है। अगर हम फिजिकल तो पहले इसमें जो वर्ड आता है दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। इस वर्ड को समझते हैं, कहते हैं कि जितनी भी तुम्हारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल मास है, मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं, टाइम, वेलोसिटी, टेम्परेचर, टेक्सचर, इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जिन भी क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप निकल के आती हैं, एक होती है तुम्हारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नाम से तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है अदर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास है, इसको किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं अपने आप को डिफाइन करने में। मास तो मास ही होता है, ठीक है। लेंथ है, टेम्परेचर है, टेक्सचर है, इनको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। जबकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, डिराइव्ड वर्ड यूज़ है, तो इट मीन्स कि जो भी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको नीड है अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की, कि अपने आप को वो क्या कर सकें, मेजर करवा सकें, एग्जिस्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहली से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्स्ट्रा, ठीक है। इन सब के जब तुम फॉर्मूलेज देखोगे तो ये इंडिपेंडेंट भी नहीं होते, मतलब इनकी जो यूनिट्स हैं सॉरी वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। इनको चाहिए, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ का बात आ गया, टाइम आ गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट, लेंथ और जो टाइम है वो आपस में क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो क्या बात कह रही हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल। सिमिलरली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, नाम से पता चल रहा है दे नीड द हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है दैट इज यूनिट। कहते हैं कि इन केमिस्ट्री यूनिट जो है इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी used to express and measure physical properties of a substance such as mass, volume। अब मैंने बोला कि जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वो क्या होती है जिनको तुम मेजर कर सकते हो, बट इन मेजर करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस से समझते हैं कि यूनिट्स क्या करते हैं, हमें किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को क्वान्टिफाई एंड इंश्योर क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट्स, कैलकुलेशन। मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को तुम डिफाइन कर रहे हो कि जो मेजर हो सकती है, बट इस मेजर करने के लिए भी हमें कुछ रेफरेंस चाहिए, और वो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है उसको बोलते हैं बेटा तुम्हारा क्या, यूनिट। यूनिट से तुम्हें क्लैरिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैंने 5 लिखा है, नाउ द क्वेश्चन शुड बी कि 5 क्या है, 5 मीटर है, 5 सेकेंड्स हैं, 5 केल्विन है, और डिग्री सेल्सियस है, क्या है। तो ये जो यूनिट्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमें क्या आती है, क्लैरिटी आती है, कंसिस्टेंसी आती है और एक्यूरेसी आती है हमारी मेजरमेंट से। यूनिट में हमने हमारी इसमें भी 2 कैटेगरीज आती हैं। फंडामेंटल यूनिट, वेरी ऑब्वियस विद द नेम, तुम इसके नाम से समझ सकते हो। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं किसी और यूनिट के। फॉर एग्जाम्पल केजी, अब केजी इसका है, मास का है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। मीटर है, सेकंड है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनके कॉन्ट्रेरी में अगर तुम बाकी यूनिट्स देखो, जैसे केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड, इनमें क्या है, इनमें तुम 2 यूनिट से डिराइव कर रहे हो, ठीक है। दीज डिराइव्ड यूनिट्स आर रिक्वायरिंग द हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, गेटिंग इट। सिमिलरली मतलब जैसे ऊपर समझाया था वही चीज़ें इनमें। उसके बाद तुम्हारा एक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स आता है, ठीक है। तो यही हुआ था कि पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, किसकी, कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, और उन्होंने क्या किया, एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया जिसको हमने कहा एसआई यूनिट की। अगर तुम वर्ल्ड में कहीं भी चल जाओ तो ये जब यूनिट का तुम नाम लोगे, इट विल बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी कॉमन पर्सन, गेटिंग इट, अगर किसने साइंस पढ़ी होगी। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तुम्हारे जो यूनिट्स होते हैं उनको बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। वो उनमें जो फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं वो किसकी आती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इन्हीं के जो यूनिट्स हैं तुम्हें क्लास में बताया था, लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। एंड सिमिलरली इनके जो सिम्बल्स है वो यहाँ पे तुम्हें दे रखे हुए हैं, ठीक है।
हम ऐसे यूनिट में क्या होता है कि हम कुछ प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं, कभी कभी हमारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो बहुत लार्ज होती हैं या बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके पहले जो बेस यूनिट है उसके पहले हम प्रीफिक्स को ऐड करते हैं। प्रीफिक्स तो जो पहले आता है, ठीक है। जो कॉमनली यूज्ड एसआई प्रीफिक्स हैं एज डिस्कस्ड इन क्लास ये सब थे, ठीक है। टेरा में 10⁻12 का पार होगा, ठीक है। गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, बेस यूनिट 10⁻0=1, ठीक है। इसके आगे पीछे चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो ये सब यूनिट्स हमने क्लास में डिस्कस किए थे और तुम्हें एग्जांपल्स के साथ भी डिस्कस कराए थे। ये तुम्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। बाय हैंड टिप्स पे हो जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे यूनिट का हमें हेल्प क्या देता था, ये हमें हेल्प देता था कि दे मेक लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स ईजियर टू रीड एंड राइट, दे स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स ग्लोबली, यूज इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड मैनी अदर फील्ड्स। अगर जैसे कोई चीज़, कोई क्वांटिटी बहुत छोटी या बहुत बड़ी हो जाएगी तो हम प्रीफिक्स ऐड कर देंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि अगर 10⁻⁻9 होगा तो पहले 1 ऐसे करके 0 डालेंगे जितने भी हैं, फिर बार बार लिखेंगे, नहीं। अगर 10⁻9 तो ईजिली लिख लेंगे, समझ आ रही है। तो ये तुम्हारा हेल्प होता है किसका, प्रीफिक्सेस का। तो आज हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू होगी और जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा तो वील प्रोसीड विद द फर्दर टॉपिक्स वट एवर आर देयर, एंड मे बी शायद तुम्हारा आज एक और लेक्चर आ जाए, ठीक है। यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँ, मे बी, ठीक है। दैट आई विल सी एंड आई लेट यू नो, आई विल सेंड द लिंक इन द व्हाट्सएप चैट, ठीक है। ओके, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस अभी क्योंकि देखो बहुत दिनों के बाद क्लासेस शुरू हुई हैं और बीच में काफ़ी ब्रेक आया, तो अ रिविजन इज़ मैंडेटरी, बिकॉज घर पे तुमने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट आगे चीज़ों को प्रोसीड करने के लिए तुम्हें एक वो चाहिए, रिविजन क्लास चाहिए थी, ठीक है। सो दैट्स वाई टुडे आई जस्ट स्टार्टेड विद द रिविजन, सो दैट्स वाई, तो ताकि तुम्हारे लिए भी ऐसे बोरिंग ना हो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मीट यू सून।